नमस्कार और स्वागत है। 1999 का कारगिल युद्ध जब ये शुरू हुआ तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। कारगिल समीक्षा समिति ने तो इसे पूर्ण और संपूर्ण आश्चर्य कहा था। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मतलब हमारे पास रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, फिर भी पाकिस्तानी सेना की इतनी बड़ी घुसपैठ की हमें भनक तक क्यों नहीं लगी। आज की हमारी चर्चा का आधार है द डार्क विंटर, इंटेलिजेंस फेल्योर इन कारगिल नाम के दस्तावेज के कुछ अंश। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुफिया तंत्र में, मतलब हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में आखिर गलत हुआ क्या था। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक चूक नहीं थी, ये विफलताओं की एक पूरी चेन थी, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। इसमें रणनीतिक सोच की गलती से लेकर जमीन पर पेट्रोलिंग में हुई लापरवाही तक हर लेवल पर गड़बड़ियां थी। ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के अपनी ही धारणाओं में, अपने ही परसेप्शंस में उलझकर रह जाने की है। यही बात मुझे समझ नहीं आती। हमारे पास बाहरी खतरों के लिए RNW, अंदरूनी मामलों के लिए IB और सेना की अपनी इंटेलिजेंस विंग और एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी JIC भी है। तो फिर इतनी सारी आंखों के होते हुए भी हम अंधेरे में कैसे रह गए? ये सिस्टम काम कैसे करता था कि इतनी बड़ी जानकारी बीच में ही कहीं खो गई? आपका सवाल ही इस समस्या की जड़ तक ले जाता है। देखिए, कागज पर तो ये सिस्टम बहुत मजबूत दिखता था। बाहरी खुफिया जानकारी की जिम्मेदारी RNW की थी, जिसमें सैन्य हमले की आशंका भी शामिल है। राइट। और JIC का काम था कि वो RNW, IB और तीनों सेनाओं से मिली सारी जानकारी को एक साथ रखें, उसका विश्लेषण करें। मतलब एक बड़ी क्लियर पिक्चर बनाए। बिल्कुल, और सरकार को एक साफ तस्वीर दे। इसे तो खुफिया तंत्र का दिमाग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि था नहीं। तो गड़बड़ कहाँ थी? गड़बड़ प्रणालीगत थी, मतलब पूरे सिस्टम में ही दिक्कत थी। JIC, जिसे सबका केंद्र होना था, उसे सरकार में वो अहमियत ही नहीं दी गई। कई सालों तक तो इसके अध्यक्ष अपनी मूल एजेंसी के प्रमुख का काम भी देखते थे। अच्छा, मतलब डुअल रोल। हाँ, डुअल रोल। इससे उसकी आजादी और असर दोनों ही कम हो गए। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब RNW और IB के प्रमुख सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रिपोर्ट करने लगे। ओहो। इससे हुआ ये कि ये बड़ी एजेंसियां एक दूसरे से जानकारी साझा करने के बजाय सिर्फ ऊपर रिपोर्ट करने की होड़ में लग गई। मतलब लैटरल कोऑर्डिनेशन खत्म ही हो गया। बिल्कुल, वे अपने अपने दायरे में सिमट कर रह गई और एजेंसियों का आपस में जानकारी बांटना लगभग बंद ही हो गया था। मतलब सब ऊपर की तरफ देख रहे थे, लेकिन अगल बगल में क्या हो रहा है इसकी किसी को परवाह नहीं थी। और इसी वजह से शायद खुफिया रिपोर्टों में जो विरोधाभास था उस पे किसी का ध्यान नहीं गया। अब जो बात सामने आ रही है वो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। घुसपैठ से ठीक पहले खुफिया रिपोर्टें असल में कह क्या रही थीं? यही तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अप्रैल 1998 में RNAW ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि भारत के साथ युद्ध करना उनके लिए एक तर्कसंगत फैसला नहीं होगा। ये तो लॉजिकल लगता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसी साल सितंबर में, यानी सिर्फ 5 महीने बाद, एक और रिपोर्ट आती है। उसमें भी आर्थिक संकट की बात दोहराई जाती है, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी होती है। रिपोर्ट कहती है कि एक सीमित तीव्र हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सीमित तीव्र हमला? ये तो कोई छुपी हुई चेतावनी नहीं है, ये तो सीधा रेड अलर्ट है। इस पर सेना मुख्यालय में जरूर खलबली मची होगी। बिल्कुल, सेना मुख्यालय ने फौरन पूछा कि यह हमला कहां हो सकता है। जाहिर सा सवाल है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि JIC और RNW की तरफ से इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया, कोई फॉलोअप नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। एक अलार्म बजाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आग कहां लगी है, और फिर वो चेतावनी कहीं फाइलों में दबकर रह गई। रुकिए, कहानी और भी उलझती है। इसके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी की वो ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा होती है, शांति का माहौल बनाया जा रहा है, और फिर मार्च 1999 की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में क्या था? और यहीं पर आकर खुफिया तंत्र की उलझन पूरी तरह सामने आ जाती है। मार्च 1999 की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान पर शांति की पहल का असर दिख रहा है। जनरल मुशर्रफ अपनी सेना का इस्तेमाल देश के विकास के कामों में कर रहे हैं। जैसे रेलवे लाइनें बिछाना, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये सुनकर तो लगता है कि सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी रिपोर्ट में कुछ पन्ने बाद
एक लाइन लिखी थी कि पाकिस्तानी सैनिक अप्रैल मई 1999 में भारी तोपखाने की फायरिंग की किसी भी नौबत के लिए तैयार थे। एक मिनट, एक ही रिपोर्ट में शांति की बात भी और तोपखाने की तैयारी भी, और सबसे जरूरी बात, सितंबर की रिपोर्ट में जिस सीमित हमले की चेतावनी दी गई थी उसका क्या हुआ? यही सबसे बड़ी गलती थी। मार्च की रिपोर्ट ने फिर से आर्थिक संकट का हवाला देकर यही निष्कर्ष निकाला कि युद्ध तर्कसंगत नहीं होगा, और सितंबर की रिपोर्ट की उस सीधी चेतावनी का, यानी सीमित हमले का जिक्र तक नहीं किया। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, RNAW उन 2 अतिरिक्त इन्फेंट्री बटालियनों का भी पता नहीं लगा पाई जिन्हें पाकिस्तान उत्तरी इलाकों से खासकर इस घुसपैठ के लिए कारगिल लाया था। बाप रे, मतलब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े तो आ रहे थे, लेकिन कोई उन्हें जोड़कर बड़ी तस्वीर देख ही नहीं रहा था। तो ये तो हुई दिल्ली में बैठी एजेंसियों की बात, जो अपनी ही रिपोर्टों में उलझी हुई थी। लेकिन जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि जमीन पर, जहां हमारे सैनिक उन चोटियों को हर रोज देख रहे थे, वहां क्या हो रहा था? क्योंकि वहां की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। जमीनी स्तर पर जो हुआ उसे लापरवाही कहना भी शायद कम होगा। ये एक तरह की आदत और गलत धारणा का नतीजा था। कारगिल सेक्टर में सर्दियों की गश्त को, विंटर पेट्रोलिंग को गंभीरता से लिया ही नहीं जा रहा था। मतलब बाद की जांच में ये बात सामने आई कि गश्ती दल कभी भी अपनी तय की गई पूरी दूरी तक नहीं जाते थे। वे अक्सर किसी नाले तक जाते और वहीं से लौट आते थे। अरे, और जो सबसे अहम जगह होती हैं, यानी पहाड़ों की चोटियां, रिज लाइन्स, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है, वहां कोई गश्त हो ही नहीं रही थी। वो इलाका पूरी तरह से खाली छोड़ दिया गया था। और इसी बीच मुझे एक और हैरान करने वाली प्रक्रिया के बारे में पता चला, नो इंट्रूजन सर्टिफिकेट। ये क्या था? सुनने में तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था लगती है। व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन सिर्फ कागज पर। इस प्रक्रिया के तहत लॉक पर तैनात हर यूनिट को हर महीने एक सर्टिफिकेट पर दस्तखत करके भेजना होता था कि उनके इलाके में कोई नई घुसपैठ नहीं हुई है। अच्छा। अब इसकी विडंबना देखिए। 121 आई इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसके इलाके में ये सारी घुसपैठ हुई, वो अप्रैल 1999 तक लगातार ये सर्टिफिकेट देती रही। अप्रैल 1999 तक? जी, अप्रैल 1999 तक, जबकि पाकिस्तानी सैनिक फरवरी 1999 से ही वहां आकर अपनी बंकर बना रहे थे। आप कह रही हैं कि वो एक कागज पर दस्तखत कर रहे थे कि सब ठीक है, जबकि असल में दुश्मन उनकी नाक के नीचे आके बैठ चुका था। ये तो एक ऐसी औपचारिकता बन गई थी जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल, ये एक बॉक्स टेकिंग एक्सरसाइज बन गई थी, और इसके पीछे एक बहुत गहरी मानसिकता काम कर रही थी, जिसे दस्तावेज में विंटरिंग परसेप्शन कहा गया है। विंटरी परसेप्शन? हाँ। मतलब ये एक पक्की धारणा थी कि सर्दियों में कारगिल की 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर कोई भी बड़ा सैन्य अभियान चलाना नामुमकिन है। हमारी सेना ये मानकर बैठी थी कि पहाड़ हमारी रक्षा करेंगे, और पाकिस्तानी सेना ने हमारी इसी धारणा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ऐसा नहीं है कि उन्हें मुश्किल नहीं हुई होगी इतनी ऊंचाई पे, इतनी ठंड में? बिल्कुल नहीं। बाद में एक पाकिस्तानी अधिकारी की डायरी से पता चला कि उनके सैनिकों को बर्फीली तूफानों और हिमस्खलन में बहुत भारी नुकसान हुआ था। कई सैनिक मारे गए, लेकिन वे अपने मिशन पर डटे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय पक्ष को इसकी उम्मीद ही नहीं है। उन्होंने हमारी कल्पना की कमी का फायदा उठाया। तो एक तरफ हमारा सिस्टम अपनी ही गलतियों में फंसा था, और दूसरी तरफ ये मानना होगा कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी योजना को बहुत चालाकी और धोखे से अंजाम दिया था। हाँ, उनका पूरा ऑपरेशन ही धोखे की बुनियाद पर खड़ा था। उनकी रणनीति का केंद्र था जिहादी मुखौटा। जिहादी मुखौटा? एक जिहादी फसाड। ये एक बहुत सोचा समझा प्लान था। उन्होंने अपने नादन लाइट इन्फेंट्री के नियमित सैनिकों को, जो स्थानीय बाल्ती और पश्तो बोलने वाले थे, जिहादियों और मुजाहिदीन के कपड़ों में घुसपैठ के लिए भेजा। ये कैसे हो गया कि हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां नियमित सैनिकों और जिहादियों में फर्क नहीं कर पाई? इसके पीछे कई वजहें थी जो एक साथ काम कर रही थी। पहला, भारतीय खुफिया एजेंसियों का पूरा ध्यान उस समय कश्मीर घाटी में आतंकवाद और जिहादी गतिविधियों पर था, तो उन्हें हर घुसपैठ उसी चश्मे से देखने की आदत हो गई थी। अच्छा, एक तरह का कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल। दूसरा, पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर रेडियो पर बातचीत के लिए बाल्ती और पश्तो भाषाओं का इस्तेमाल किया, ताकि ये लगे कि ये कश्मीरी या अफगानी लड़ाके हैं, न कि पाकिस्तानी सेना के पंजाबी भाषी सैनिक। और तीसरा,
इस योजना को इतना ज्यादा गोपनीय रखा गया था कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी वायुसेना और नौसेना के प्रमुख तक को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ मुट्ठी भर जनरलों का ऑपरेशन था। ये तो कमाल की गोपनीयता है। लेकिन फिर एक दिन ये मुखौटा उतरा, एक ऐसी खुफिया जानकारी हाथ लगी जिसने पाकिस्तान के सारे झूठ को एक झटके में दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। हाँ, और ये मोड़ तब आया जब युद्ध शुरू हो चुका था। तारीख थी 26 मई 1999। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे। उसी दिन रॉ ने एक फोन कॉल इंटरसेप्ट की। ये कॉल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस समय बीजिंग के दौरे पर थे, और उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज खान के बीच थी, जो रावलपिंडी में थे। और उस बातचीत में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? उस बातचीत ने अकाट्य रूप से यह साबित कर दिया कि कारगिल में जो हो रहा है वो कोई जिहादी ऑपरेशन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक सुनियोजित हमला है। उस कॉल में जनरल मुशर्रफ और जनरल अजीज घुसपैठ की सफलता, सप्लाई लाइनों और भारतीय वायुसेना के हमलों से कैसे निपटना है, इस पर खुलकर बात कर रहे थे। मतलब ऑपरेशनल डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे? एग्जैक्टली। एक जगह अजीज कहते हैं कि उन्हें घुसपैठियों को यह भी बता दिया है कि मामला मुजाहिदीन के नाम से ही चलना चाहिए। ओहो। इस एक लाइन ने पाकिस्तान के जिहादी मुखौटे को फाड़ कर रख दिया। ये एक ऐसा सबूत था जिसे पाकिस्तान झुठला नहीं सकता था। और यहाँ सिस्टम के अंदरूनी राजनीति का एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प उदाहरण देखिए। दस्तावेज बताते हैं कि जब RANW के तत्कालीन सचिव को यह टेप मिला तो उन्होंने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना सीधे सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक को फोन कर दिया, जबकि उन्हें DGMI को बताना चाहिए था। बाद में जब एक और कॉल इंटरसेप्ट हुई तो उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भेजा गया, ना कि सीधे सेना को। यह दिखाता है कि संकट के उस समय में भी सूचना पर किसका नियंत्रण रहेगा, इसकी होड़ लगी हुई थी। तो कुल मिलाके ये साफ है कि कारगिल की घुसपैठ किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी। ये एक पूरी चेन रिएक्शन थी। रणनीतिक आकलन में चूक, जमीनी निगरानी में लापरवाही, एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी, और इन सब के ऊपर पाकिस्तान की एक बहुत ही कामयाब धोखे की रणनीति। हाँ, हर स्तर पे गलतियां हुई। सिस्टम की कमजोरियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां चेतावनियों को या तो अनसुना कर दिया गया या उन्हें सही संदर्भ में नहीं देखा गया। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे अलग अलग विभागों में हो रही छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा विफलता को जन्म देती हैं। सही बात है। असल में ये सिर्फ एक खुफिया विफलता नहीं थी, ये एक कल्पना की विफलता थी। भारतीय तंत्र ये कल्पना ही नहीं कर पाया कि सर्दियों में और लाहौर शांति वार्ता के ठीक बाद पाकिस्तान इतना दुस्साहसी कदम उठा सकता है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो स्रोत दस्तावेज में भी उठाया गया है। अगर पाकिस्तान की जनता को ये पता होता कि LOC के पार लड़ने वाले तथाकथित जिहादी नहीं, बल्कि उनकी अपनी सेना के नियमित सैनिक हैं जिन्हें चुपचाप भेजा जा रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या सेना को घर में उतना ही समर्थन मिलता जितना उन्हें कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर मिल रहा था?